नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से हाजिर हूं एक मोटिवेशन की कहानी लेकर के। ये मोटिवेशन की कहानी दोस्तों, किसी ने कोई मेडल नहीं जीता है, कोई तीरंदाजी नहीं करी है, कोई गोलियां नहीं चली हैं। आज बात करेंगे दोस्तों एजुकेशन की कि क्या हमारा एजुकेशन का स्तर नीचे चला गया है या बहुत ऊपर चला गया है, हमारी भाषा अमर्यादित हो गई है या असभ्य हो गई है। एक सरकारी टीचर को आज आपके सामने लेकर के आऊंगा, एक शिक्षिका को लेकर के आऊंगा, उनका क्या मत है। सरकारी शिक्षिका जो है, उनका बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता, सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं होती। बहुत से दोस्तों ऐसे विषय हैं जिन पर बात तो सब करना चाहते हैं पर करते नहीं है, क्यों नहीं करते हैं। इन सब विषयों पर दोस्तों आज बात करेंगे, जिनमें एक टॉपिक रहने वाला है सेक्स एजुकेशन। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए आपकी मुलाकात करवाता हूं प्रोफेसर ज्योति दहिया जी से। तो दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं ज्योति दहिया जी, जो कि प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और एजुकेशन की आज हम बात करने वाले हैं। किस तरह से जो है एजुकेशन का स्तर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों को जो भी देख रहे हैं, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आपका दिन बहुत अच्छा रहे। मैम, एक एजुकेशन लेवल आपने अपने स्तर में देखा होगा जब आप छोटे थे, एक एजुकेशन लेवल आज है। तो सबसे पहले प्रश्न ये करूंगा कि सरकारी स्कूल से आप पढ़ी या प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन आपने ली। मेरी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में रही है। +2 तक मैंने स्कूली शिक्षा जो है वो तोशाम से ली है, प्राइवेट स्कूल से। और उसके बाद GCG सेक्टर 11 चंडीगढ़ से मेरी ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से है। तो मैम, गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में क्या कोई फ़र्क नज़र आता है? क्योंकि अब आप खुद जो है एक प्रोफेसर के तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज में ही जो है पढ़ा रही हैं। मैं अक्सर ये देखता हूं कि इंसान जो है नौकरी तो चाहता है सरकारी, पर एजुकेशन जो है वो प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं। तो सवाल उठता है और बहुत ज़बरदस्त लेवल पर भी उठता है, और स्ट्रेंथ भी कम हो रही है अब सरकारी स्कूल्स में। लोग, मैं ऐसा देखता हूँ सरकारी स्कूल में जो अध्यापक है वो अपने बच्चों को नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो ये सवाल आपसे भी है, आप एक बिटिया की माता जी हैं, तो क्या अपनी बिटिया को सरकारी स्कूल में पढ़ाना आप चाहती हैं? देखिए, जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको भी देखने को मिलेगा सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, फैसिलिटीज़ का। जो गवर्नमेंट स्कूल्स में कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो नाकाम साबित हो रही हैं उस चीज़ को करने में। जो एजुकेशन लेवल, जैसे कि हम बात करें, हमारा जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट तो हमारी बढ़ रही है, बढ़कर 76% तक हो गई है, लेकिन हम उसको एजुकेशन नहीं कह सकते। वो खाली लिटरेट हो रहे हैं, वो एजुकेटेड नहीं हो रहे हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, वो अपने आसपास हो रहे गलत को नहीं देख पा रहे हैं। वो जैसे अभी आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल, मतलब सरकारी स्कूल में इतने बच्चे जा रहे हैं, इतने पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल में चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उनके लिए भी वो चीज़ें आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं उन चीज़ों को लेकर। तो ये एक मेजर डिफरेंस प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में देखने को मिल रहा है। अभी आपने भी शायद सुना होगा कि सरकारें खुद प्रमोट कर रही हैं कि प्राइवेट स्कूल में अगर जाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो सरकार पैसा देगी। जी, ऐसा सुनने में आया, 1100 रुपए जो है, हाँ, 1100 रुपये दिए जाएंगे। तो आप सरकारी स्कूलों को ही अगर प्रमोट कर दें, अच्छा बना दें, एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो क्या होगी कि एक गरीब का बच्चा, एक अमीर का बच्चा एक साथ पढ़ पाएंगे। वो जो एक गैप हो गया है, अब क्या है, गैप सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम्पीट नहीं कर पाते हैं बहुत जगह पर। इंग्लिश स्पीकिंग उनको नहीं सिखाई जा रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में। हाँ, हालांकि क्षेत्रीय भाषाओं को अभी जो है प्रमोट करने की काफ़ी बातें हो रही हैं कि भाई क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रमोट किया जाएगा, हिंदी को प्रमोट, ये चीज़ ठीक है। भाषा जो है एक अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की का ही माध्यम है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है कॉन्फिडेंस आना। एक बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल का बच्चा इन्फीरियर फील कर जाता है एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे के आगे। हो सकता है उसको नॉलेज हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो गैप जो एक अमीर गरीब का
क्रिएट कर दिया गया है हमारी सोसाइटी में, उस गैप को अगर ख़त्म करना है तो सरकारी स्कूलों को ही वैसा बनाना पड़ेगा, वो सारी सुविधाएं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको देना पड़ेगा। तब होगा कि दोनों तरह के बच्चे, दोनों वर्गों के बच्चे जो हैं एक साथ एजुकेशन लेंगे, तब हम कहेंगे कि समान अवसर और समान जो है उनको मौका दिया जा रहा है आगे बढ़ने का। अब हम उसको समान अवसर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों बच्चे एक जैसे एजुकेशन ही नहीं ले पा रहे हैं, गरीब और अमीर के बच्चे जो हैं। मैम लगभग 75 साल हो गए हमारी सरकारों को, और अभी रिसेंट हाल फिलहाल का एक किस्सा है कि फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं तो दिल्ली के सरकारी स्कूल जो हैं दिखाए जाते हैं। हरियाणा में क्या कमी रह गई? कमी ही है हरियाणा में, अगर आप जाकर देखेंगे हो सकता है बच्चों को पीने के पानी की भी सुविधा ना मिल पा रही हो, क्योंकि मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, हमारे कॉलेज में बहुत बार पीने के पानी की सुविधा बच्चों को नहीं मिल पाती है, स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को। हम उनको बोलते हैं कि नहीं अगर आरओ चल रहा है, नहीं अगर वाटर कूलर चल रहा है तो आप अपनी वाटर बॉटल्स ले आइए, लेकिन वो भी कब तक चलेंगी? वो 1 लीटर की लेकर आ सकते हैं मैक्सिमम। बसेज में सफ़र करते हैं, वो ऑटो से आते हैं तो 1 लीटर की ले आते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि बार बार हम बुला रहे हैं, तो एक अच्छी वो चीज़ हम नहीं कह सकते कि वाटर कूलर बार बार ख़राब हो रहा है या ठीक नहीं करवा पा रहे हैं, फंड्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, फंडिंग इतनी नहीं आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि अच्छी सुविधा दी जा सके। अब कोई प्राइवेट डोनर है जो कोई मतलब अपना चैरिटी की तरफ से, वो अब वहाँ पर एक निर्माण करवा रहे हैं वाटर कूलर का, कि ताकि जो गांव की लड़कियां वहाँ पर पढ़ती हैं उनको पानी की सुविधा मिल सके। तो ये कुछ लाइब्रेरीज़ की जैसे स्कूल्स में सुविधा नहीं मिलेगी सरकारी स्कूल्स में, तो फिर हम कैसे क्या दिखाएंगे कि हम 75 साल में क्या हम सिर्फ यहीं तक आ पाए हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा पानी पीने को नहीं मिल रहा है, उनको अच्छी लाइब्रेरी नहीं मिल रही है, उनको अच्छी बुक्स, उनको अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो फिर हम क्या दिखाएंगे उनको? इसलिए दिल्ली के स्कूल मैंने भी जैसे जाना है कि दिल्ली के स्कूल्स को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया है इस चीज़ को, और मैं इसमें वहाँ की सरकार की भी सराहना करती हूँ, क्योंकि सरकार मेजर रोल प्ले करती है। हम जिस देश में हैं, मेजर रोल किसका है? हम सरकार को चुनते हैं। जो भी डिसीजन लिया जाएगा, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड का जो डिसीजन है हमारा बड़ा, वो सरकार लेती है, जो सरकार हम चुनते हैं। अगर वो सरकार अच्छा काम कर रही है तो मुझे लगता है उसकी सराहना भी की जानी चाहिए। दोस्तों ये एक गंभीर विषय है, एजुकेशन का जो स्तर है वो नीचे गिरा या ऊपर गया। आज के समय में 2024 में मैडम जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं और अपने मुंह से मैडम बता रही हैं कि पानी की सुविधा नहीं है। तो दोस्तों सरकारी नौकरी तो चाहिए सबको, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा कैसे जब वहां पर पानी पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं है? ये गंभीर विषय है। मैडम अब हम बात करते हैं कि एक समाज जो है, लैंग्वेज की बात आती है कि बदलता हुआ चला गया। आज जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश प्रेफर करते हैं, वेस्टर्न कल्चर आ गया, और कुछ और हिंदी भी जो है वो बड़ी अमर्यादित या असभ्य गंदी भाषा होती हुई चली गई, ऐसे शब्द आ गए उसके अंदर। आपकी उम्र 35 के लगभग वर्ष है, और मैं ये पूछना चाहूंगा ऑन कैमरा, पहली बार गाली कब सुन ली थी आपने अपनी उम्र में? पहली बार मैंने शायद स्कूल टाइम पर ही गाली सुनी थी, 10वीं 12वीं? हाँ जी, मतलब 15-16 साल मेरी फैमिली में इस तरह की अमर्यादित भाषा यूज़ नहीं हो रही थी। हाँ, मैंने भी मतलब स्कूल में सुनी है, लड़कों के मुंह से ही सुनी है, लड़कियां फिर भी संकोच करती हैं, लेकिन आज का समय मैं कहूँगी कि अब लड़कियां भी संकोच नहीं कर रही हैं इस अमर्यादित भाषा को बोलने में। जो बहुत डिफरेंस आ गया है। हम जब कॉरिडोर से निकलते थे, अगर हमें सामने हमारे टीचर दिखते, हम साइड हो जाते थे। उनके सामने बैठे रहना तो बहुत दूर की बात है, अगर वो निकल रहे हैं और हम बैठे हैं, हम खड़े नहीं हो रहे हैं सम्मान में, तो ये तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आज वो समय ही नहीं है। आज बच्चे आपके सामने ऐसे चेयर डाले बैठे रहेंगे, साइड से प्रिंसिपल जा रहे हैं, साइड से उनके टीचर्स जा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मोबाइल में लगे हैं। इवन कॉरिडोर्स में अब लड़कियां रील बना रही होती हैं, टीचर्स को देख के भी रील बना रही होती हैं। तो ये एक, मैं कहूँगी कि सामाजिक जो हमारा ताना बाना है उसका पतन होता जा रहा है। जो स्तर है वो काफ़ी नीचे इस मामले में गिर रहा है कि जो बच्चे हैं वो ना अब गुरुओं का सम्मान करते हैं, ना अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, ना अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं।
कहीं ना कहीं टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है उसका भी ये बहुत मेजर रोल इस चीज़ में है, क्योंकि पहले जो बच्चे थे आपस में अपने बड़ों के पास बैठते थे, उनसे जुड़ते थे, शाम होते ही सभी एक साथ बैठते थे, जो बड़े बूढ़े हैं उनको कहानियां सुनाते थे, वो चीज़ अब है नहीं। अब हर इंसान की अपनी दुनिया है, अपनी एक इंडिविजुअल वो प्राइवेसी चाहता है, वो अपने ही फ़ोन में, अपने ही लैपटॉप में, अपने जो उनके पीसीज हैं वहीं तक उनकी दुनिया रह गई है। जो एक जुड़ाव होता था, भावनात्मक जुड़ाव बच्चों का अपने बड़ों से, वो चीज़ अब खत्म होती जा रही है। तो जो चीज़, जो सेंस, जो संस्कार जो उनको मिलते थे विरासत के रूप में अपने बड़े बूढ़ों से, वो चीज़ें उन्हें मिल ही नहीं रही हैं। तो वो जो चीज़ें, अब मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ बॉलीवुड भी जितनी वायलेंस और जितना गाली गलौच उसके अंदर दिखाया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं स्तर को और गिराने में, क्योंकि बच्चे इस चीज़ में प्राउड फील कर रहे हैं। अगर वो जितना ज़्यादा हिंसक हो रहे हैं, जितना ज़्यादा वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं, वो इस चीज़ में अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हिस्सा मान रहे हैं। मतलब नशे की तरफ बढ़ना, या ये चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। ये एक तरह से जो लाइफस्टाइल है बच्चों का, वो अपने तक सीमित होके रह गया है। तो ये गिराव ही है, पतन है ये समाज का, और हम सबको ध्यान देना होगा इस चीज़ पर, क्योंकि हम भी उस चीज़ को फेस करने वाले हैं। ये इससे कोई अछूता तो रहेगा नहीं। जी, तो दोस्तों, एक सरकारी कॉलेज की प्रोफेसर हमें बता रही हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से रील बना रहे होते हैं कॉलेज में आकर के। क्या यही एक दुनिया रह गई है? इससे आगे कुछ नहीं रहा। स्कूल या विद्यालय अब रील बनाने के लिए क्या रह गए हैं? और एजुकेशन जो है उसका स्तर क्यों गिर रहा है या क्यों ऊपर बढ़ता जा रहा है? इस सवाल का जवाब आज हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मैम, एक तो लैंग्वेज हो गई, फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं माँ की, बहन की और इस तरह की, लेकिन अगर दूसरी ओर बात करी जाए तो सेक्स एजुकेशन पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बिल्कुल, देखिए, और जैसे इसको लागू भी किया गया था कि सेक्स एजुकेशन जो है वो बच्चों को मिलनी ज़रूरी है, इसके बारे में जानें, इसके बारे में समझें। जैसे कई स्कूल्स में भी और पेरेंट्स भी अब सिखाते हैं अपनी लड़कियों को गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में, कि ये चीज़ें क्या हैं। लेकिन इसके ऊपर खुलकर बात तो करनी होगी, क्यों अदरवाइज देखिए, आप जिस चीज़ को इतना दबाएंगे और फिर वो विस्फोटक होके अगर समाज में नुकसान कर रही है, इतने ज़्यादा रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इतना हाइलाइट्स करके अखबारों में न्यूज़ आती हैं, इतना गंदे तरीके से उन चीज़ों को बार बार दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली जो है वो उस चीज़ का असर समाज में पड़ता है। जो मतलब इवन हमने तो जैसे न्यूज़ सुनी थी कि संसद में बैठ के पोर्न मूवी देखते हुए पाए गए हैं हमारे नेतागण। एक आई थी न्यूज़ की संसद में, मतलब जब संसद जैसी जगह ही अछूती नहीं है इस चीज़ से, तो आप समाज में किस चीज़ को लेकर आना चाह रही हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब जहाँ पर आपको बैठाया गया है कि आप लोगों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर आप बैठकर इस तरह का मनोरंजन कर रहे हैं, इस तरह की घटिया चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारे आसपास जो बच्चे हैं वो वही देखते हैं, वही सीखते हैं। फिर जैसा दिखाया जाएगा माहौल, जो एनवायरनमेंट उनको दिया जाएगा, वो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, उसी चीज़ को सीखेंगे। अगर हम उनको देंगे इस तरह का टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इस तरह का घटिया एनवायरनमेंट अगर हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो वही चीज़ें सीखेंगे, वो उसी चीज़ को। अब बच्चे इन चीज़ों को बुरा नहीं मान रहे हैं, लोग इन चीज़ों के बारे में खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि आप अपने लड़कों को भी इस बारे में सिखाएं। एक माँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक टीचर की भी बनती है कि एक लड़के को भी सिखाया जाए कि सम्मान क्या होता है। आप लड़की को हर टाइम एक वस्तु के रूप में नहीं देख सकते हैं, वो एक इंसान है जीता जागता, उसका सम्मान आपको करना चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से जो महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इवन की कानून व्यवस्था मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इतनी कमज़ोर है कि उनके मन में डर नहीं है। जो एक डर होना चाहिए इस तरह के अपराध को करते हुए, उसका डर ही नहीं है। अब आपने शायद सुना होगा रेवन्ना, मतलब कर्नाटक में जो सांसद है उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस थे
उनके पहले से इस चीज का पता था कि वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, उसके बावजूद आप उसको राजनीति में ऊंचे पद पर लेकर आ रही हैं, उसके लिए प्रचार कर रही हैं, तो आप खुद देखिए कि किस तरह का जो वातावरण है वो दिया जा रहा है। जब ये खुद जो सबसे बड़े ऊंचे पद पर बैठकर जो ये इस तरह का अपराध कर रहे हैं, तो नीचे वाले क्या सीखेंगे? वो भी यही चीज सीखेंगे कि ये चीज तो आपने उस चीज को वैलिड कर दिया एक तरह से कि वो चीज गलत है ही नहीं। जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? नीचे के लोग ये सोचते हैं। तो मतलब लेकिन इस चीज में नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान समाज का हो रहा है, देश का हो रहा है, महिलाओं का हो रहा है। वो खुलकर कहीं पर भी जा नहीं सकती हैं। मतलब आप महिलाओं को कहते हैं भाई आप बाहर मत निकलिए, इस समय बाहर मत निकलिए। किस लिए नहीं निकलिए? किसका डर है? पुरुषों का। पुरुष से ही डर है उसको, और किससे डर है उसको? मतलब अब पुरुष अगर अपनी मानसिकता नहीं बदल पा रहा है, समाज को इस चीज को देखना पड़ेगा, पुरुषों को भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी इस चीज में। मैं मानती हूँ कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है, हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए कि जो जिस चीज को आप एक एंटरटेनमेंट की चीज समझ रहे हैं वो वैसे नहीं है जैसे आप उसको समझ रहे हैं। बिल्कुल मैम, लिंग और योनि का नहीं पता होता, लेकिन गालियां जो प्रयोग होती हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इतने गंदे शब्द बना दिए गए हैं, वो हर बच्चे की जुबान पर हैं। बिल्कुल, छोटे से बच्चे की जुबान पर भी होते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत खुलकर प्रयोग किए जा रहे हैं। इवन लड़कियां बिना सोचे समझे उन चीजों का यूज कर रही हैं, उन गालियों का यूज कर रही हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि वही माँ वही बहन आपके घर में आपके लिए, आपकी सेवा के लिए हर टाइम हाजिर है। आपके लिए आपकी माएँ सब कुछ करती हैं, आपकी बहनें सब कुछ करती हैं, आपके घर में आपकी पत्नी है। लेकिन आप ये बोलते हुए ये नहीं सोचते कि आप उनको गाली दे रहे हैं, आप उस माँ की कोख को गाली दे रहे हैं जिससे आपने जन्म लिया है, आप उस पत्नी को गाली दे रहे हैं, आप अपनी बेटी को गाली दे रहे हैं। तो ये चीज आजकल इतनी ज्यादा सामान्य हो गई है कि इवन महिलाएं भी इस चीज को प्रयोग में लाने लगी, आम बोलचाल की भाषा बन गई है ये। तो ये बहुत गलत है, ये समाज का पतन है। इससे अलग होना होगा। बच्चों को इस तरह का इन्वायरमेंट अगर दिया जा रहा है तो, क्योंकि अगर ये वर्ड यूज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति भी उस इंसान की फिर वैसी बनती जाती है। वो चीजें फिर वो जो अपराध है, वो महिलाओं के प्रति जो अपराध है, वो चीजें सामान्य हो जाती हैं। क्योंकि जब महिलाओं को गाली दी जा रही है, अगर उस टाइम वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो सुन रहा है, वो खुद यूज कर रहा है, इवन वो महिलाएं यूज कर रही हैं, तो फिर आप आगे जब अपराध बढ़ रहा है तो उसको कैसे रोकेंगे? वो चीजें फिर यहीं से जन्म लेती हैं। मैम, अभी आपने जिस तरह कहा कि पुरुषों से जो है डर है, आदमी से डर है औरत को, तो मैं इस पर एक पॉइंट रखना चाहूँगा। हो सकता है कि सभी के मत इस पर अलग अलग हों, पर जो रील्स की आपने बात करी है, आजकल अंग प्रदर्शन बड़ा चल गया है जी। तो उसमें महिलाएं तो बहुत आगे हैं, और मैं किसी का नाम नहीं इसमें लूँगा। बड़ी बड़ी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं, और उनको देख देख के हमारी लड़कियां, बहनें, और मैं कह रहा हूँ बहुत सी माताएं भी प्रभावित हैं। उनको आप क्या संदेश देती हैं? नहीं, मैं कहूंगी कि संदेश हर टाइम आप महिलाओं को ही क्यों देना चाहते हैं? समाज हर समय संदेश महिलाओं को ही क्यों देना चाहता है? महिलाएं मान लो कि इस तरह की रील्स बना रही हैं, देख रहे हैं पुरुष उसको, क्या पुरुष उसको देख नहीं रहे हैं? मतलब ये चीज आप संयम भी एक चीज होती है। ये आपने शायद अगर आपने देखी होंगी पुराने टाइम की जो आप गॉडेस वगैरह की जो वो देखते हैं फोटोज, जो या फिर चित्रकारी जो बनी होती है, क्या आपको लगता है वो पूरे कपड़े बिल्कुल उस तरह से दिखाया गया है? या फिर साड़ी को भी अगर आप कहें, साड़ी जो है, क्या साड़ी में बिल्कुल पूरा तरीके से ढक दिया जाता है? इवन अगर आप कहें जो हमारे साउथ में ट्राइब्स जो थी, उनको जो महिलाएं थी उनको अपना ऊपर का जो पोर्शन है उसको ढकने तक की आज़ादी नहीं थी। तो इसमें गलती महिलाओं की मैं नहीं मानती इतनी। ये तो पुरुष ने ऐसा इन्वायरमेंट दिया है कि पुरुष ने उसको उसके दिमाग में सदियों से बैठाते चले आ रहे हैं कि भी तुम जो है एक दिखावे की वस्तु बनाकर रख दिया गया है महिलाओं को। इस तरह से उनको प्रदर्शित किया गया है, इस तरह से समाज के सामने रखा गया है कि महिलाएं जागरूक ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, उनको समझना होगा। लेकिन अगर आप कहें कि अंग प्रदर्शन, तो फिर मैं कहूँगी कि पुरुषों की जो सोच है, मानसिकता है, वो इतनी ज़्यादा गिर गई है कि वो ना 5 साल की बच्ची के बारे में सोच रही हैं। वो एक 5 साल की बच्ची, 6 महीने की इवन बच्ची, आप
वो क्या प्रदर्शन कर रही है? वो तो कुछ प्रदर्शन नहीं कर रही। ये तो एक मानसिकता है, गिरी हुई मानसिकता है एक पुरुष की जो सामने आ रही है। तो इसमें अगर रील्स भी बना रही हैं तो देखिए होता वही है जो समाज में देखा जाता है। फिल्में भी वही बनती हैं जो लोग पसंद कर रही हैं। अभी आपने शायद वो मूवी आई थी जिसमें वो सिंगर को शायद पंजाब में मार दिया गया था, अमर सिंह चमकीला, ये अश्लील गाने गाता था। उसकी भी बात यही थी, लोग सुन रहे हैं, वो गा रहा है क्योंकि लोग सुन रहे हैं उस चीज को। मूवीज आ रही हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं उस चीज को। जो कंटेंट जैसे एनिमल मूवी मैंने पर्सनली उसके ऊपर वो लिखा था, मुझे अच्छी नहीं लगी, ये तो महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा दे रही है, लेकिन लोग देख रहे हैं उस चीज को, जनता देख रही है, पसंद कर रही है। वो चीज गलत है, वो समाज में जो मानसिकता है लोगों की वो गलत है। आप उसको अगर उस नजर से देखेंगे ही नहीं तो वो आपके लिए खाली वही चीज है, वो जैसे पुरुष ऐसे महिला एक वो इंसान ही तो है। आप उसको उस नजर से देखना बंद करें। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा और सुंदर संदेश है कि जैसी नजर होगी, जैसी सोच होगी, वैसा ही कर्म जो है व्यक्ति करेगा। घर में माता होती है, बहनें होती हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आजकल लेकिन चीजें ये चल गई हैं कि भाई गांव में ही जो है नाना और मामा होने लगे हैं। तो ये चीजें जो है दोस्तों रिश्तों को तार तार भी कर रही हैं। कहीं ना कहीं मानसिकता का बहुत बड़ा इसके अंदर एक रोल है। और जैसा आपने मैम कहा कि पुरानी पुश्तैनी अगर हम बातें करें तो अजंता एंड एलोरा है, काम शास्त्र की बात होती है, काम सूत्र लिखा गया। बट भोग की वस्तु के तौर पर जो है औरत को ना देखा जाए। बिल्कुल, जब तक वो सोच दोस्तों नहीं बदलेगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल। मैम अब एजुकेशन पे हम वापस आते हैं और करियर ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो आपको प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या पड़ाव पार करने पड़े? सबसे पहले तो जो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, वो मैंने ली थी, जैसे अभी मैंने बताया पीयू से। उसके बाद नेट जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था, और फिर एचपीएससी के द्वारा जो वैकेंसीज आई थी उसमें स्क्रीनिंग होता है, टेस्ट रिटर्न, वो क्लियर किया था, फिर इंटरव्यू था और उसके बाद सिलेक्शन हुआ था। जी मैम, मैं चाहूँगा कि 12वीं जो होता है एक पड़ाव है, 11th और 12th, 10वीं के बाद ही कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल जो है एक फील्ड डिसाइड बच्चे को करनी पड़ती है। मैं चाहूँगा उस संदर्भ में आप राय दें, क्योंकि आपका एक रिच एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट मुलाजिम है और बहुत छोटी उम्र में दोस्तों मैडम की जो है जॉब लग गई थी। 24 वर्ष की आयु में जो है आप नौकरी पर आ गई थी। तो मैम मैं चाहूंगा एक बार आप उस संदर्भ में बताएं कि कैसे जो है अपना माइंडसेट उस समय बनाएं। बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है मैडम। बिल्कुल, इस चीज़ को लेकर हमने करियर काउंसलिंग ग्रुप्स बना रखे हैं। मैं आपके इसके बाद आपको उसके वो बता भी दूंगी कि करियर काउंसलिंग ग्रुप्स में हमने लड़कियों को जोड़ रखा है, जिसमें हम डेली बेसिस पे उनके पास न्यूज़पेपर्स भेजते हैं, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब दोनों मीडियम के, दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, और उनके पास मंथली जो मैगजीन्स आती हैं वो भी शेयर की जाती हैं, वीकली मैगजीन्स भी शेयर की जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी भेजा जाता है कि कौन सी नई वैकेंसीज आ रही हैं और क्या क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। और दूसरी जो आप चीज़ कह रहे हैं कि +2 के बाद बच्चा किस तरफ जाए, तो इसमें तो देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर रोल प्ले करता है वो तो होता है बच्चे का इंटरेस्ट, कि वो किस तरफ जाना चाह रहा है। वो उसका इंटरेस्ट साइंस में है, उसको मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद है, या फिर उसको आर्ट्स, ह्यूमन साइंसेज के ज़्यादा पसंद है, या फिजिकल साइंसेज के पसंद है, सोशल साइंसेज पसंद है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चा आगे अपना करियर किस चीज़ में बनाना चाह रहा है। लेकिन हाँ, कई बार होता है कि बच्चा ओवरऑल काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, वो किसी भी फील्ड में अगर जाएगा वो अपना कर सकता है, अच्छी पकड़ बना सकता है। तो तब हम, अगर वो आकर हमसे मिलते हैं तो हम गाइड भी करते हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आजकल जो है जो टेक्निकल जो सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल जो एजुकेशन है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है, बच्चे जा रहे हैं उसकी तरफ, क्योंकि देख रहे हैं क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं सरकार की तरफ से। जो सरकारी जॉब्स हैं वो मिलनी काफ़ी मुश्किल हो गई हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं निराश भी हो रहे हैं। जो हमारे पास जैसे बच्चे पढ़ते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ हो गया, लेकिन स्टिल दे आर वेटिंग कि कब वैकेंसी आएंगी, किस तरह से हमें जॉब मिलेगी, हम क्या करें। तो बच्चे प्राइवेट जॉब्स की तरफ आजकल रुझान उनका बन गया है, क्योंकि इतनी डिग्री अगर ली है और फिर भी अगर जॉब नहीं मिल पा रही है,
और ऐसा भी नहीं है कि देखिए कहीं हरियाणा में सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज़ की तरफ देखना चाहिए कि वैकेंसीज आए। अदरवाइज बच्चे को भी हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब वो बात नहीं है कि आप एक डिग्री लेते हैं, आप टेस्ट क्लियर करते हैं और आप जॉब मिल जाएगी। बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अगर आप देखेंगे लाखों जो हैं वो भरे जाते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं। तो इस चीज़ में ये है कि बच्चे को एक तो अपडेट रहना पड़ेगा कि कहाँ ज़्यादा मतलब डिमांड किस चीज़ की है। जैसे आईआईटी सेक्टर है या फिर आईटीआई, इनकी डिमांड बहुत है, तो एक उस तरफ जाने का ज़्यादा सोचें बजाय कि, क्योंकि अगर हम आर्ट्स के ही वो लेते हैं तो आप या तो टीचिंग में जा सकते हैं या फिर आप सिविल सर्विसेज की तरफ भी आजकल जो है मेडिकल साइंसेज का और जो इनका साइंस के सब्जेक्ट्स हैं इनका काफ़ी क्रेज़ बढ़ गया है, उसमें बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड हो गई है। तो वहाँ पर भी आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। लेकिन बच्चों को इस चीज़ से हार नहीं माननी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर वो आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि निराश हो जाते हैं बच्चे। मैं इस चीज़ में संदेश देना चाहूँगी कि निराश बिल्कुल ना हो। ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर खुला रहता है। आप मेहनत करें और मेहनत पूरे मन से करें, पूरी लगन से करें। निराशा होकर अगर मेहनत कर रहे हैं, आप पहले ही मन में अगर ये ले आएंगे कि इस बार भी देखिए नहीं होगा, इस बार भी नहीं होगा, फिर कुछ से तो वो चीज़ ना आपके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो भी नेगेटिविटी ही को अट्रैक्ट करने लग जाता है। फिर तो आप खुश रहकर पूरी लगन से आप मेहनत करें और सफलता तो देखिए मिलेगी। कब तक वैकेंसीज खाली रहेंगी? वैकेंसीज तो आनी ही है। सारे डिपार्टमेंट अब बिल्कुल खाली तो होंगे नहीं। अब HKRN के थ्रू भी जैसे सरकार लगा रही है, वैसे तो मैं इस चीज़ को सही नहीं मानती। परमानेंसी नहीं है इसमें जॉब्स की, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं ये, जिसमें जो व्यक्ति है वो कोई अपील भी नहीं कर सकता है, दलील भी, क्योंकि कोर्ट केस भी इसमें नहीं हो सकता है। कंपनी एक्ट के थ्रू आया हुआ है ये तो लेकिन फिर भी वो दे आर स्टिल प्रोवाइडिंग जॉब्स। थोड़ी सिक्योरिटी बच्चे को मिल सकती है, लेकिन फिर पर यह है कि इस चीज़ का विरोध भी अगर करें तो युवा खुद ही करे। युवा नहीं आवाज़ उठाता है। जैसे मैं आजकल देख रही हूँ अपने, वो क्यूरियोसिटी जो होती है बच्चों में होनी चाहिए वो ख़त्म होती जा रही है। समाज में जो आगे बढ़ने की ललक है, जानने की है, पढ़ने की है, वो चीज़ नहीं है। मोबाइल एक देखिए, मोबाइल में ये कहूँगी हर चीज़ के अच्छे बुरे होते हैं पहलू। इसी मोबाइल में इतनी सारी चीज़ें हैं कि बच्चे IAS तक बन जाते हैं इसको पढ़ पढ़ के, इसके ऊपर आए हुए मटेरियल को पढ़ पढ़ कर, लैपटॉप में देख देख कर। ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन डिपेंड करता है आप अपनी एनर्जी को, आप अपने समय को किस तरफ लगा रहे हैं। इसी से जो है सारा दिन लगे रहकर बच्चे जो हैं समाज से भी कट रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ एक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है बच्चे की जाए समय समय पर। पेरेंट्स भी ध्यान दें, टीचर्स भी ध्यान दें कि वो क्या देख रहा है, किस ओर बढ़ रहा है, उस चीज़ पर पहले ही रोक लगा दी जाए, उसको डाइवर्ट किया जाए। क्योंकि बच्चा जो है आप उसको जिस तरफ मोड़ेंगे वो उसी तरफ बढ़ने लग जाएगा। अगर हम इस चीज़ का ध्यान देंगे उस लेवल पर जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डर रहता है उस एज में कि अब बच्चा भटक सकता है, उस टाइम अगर रोक लिया जाए, उस टाइम अगर उसको स्टूडेंट लाइफ का महत्व अगर समझा दिया जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो निचोड़ निकला है बातचीत का वो यही है कि चुनाव क्या करते हैं आप। मोबाइल वही है, इंटरनेट कनेक्शन वही है, आप देख क्या रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। देख करके आपके माइंड में सोच क्या आती है वो डिपेंड करता है। उसी मोबाइल से IAS बनेगा और उसी में पोर्न भी चलेगा, जिसकी मैडम चर्चा अभी कर रही थी कि संसद में बैठ करके जो है लोग पोर्न देख लेते हैं। और दोस्तों, बहुत सुंदर जो है मैम ने संदेश दिया है। अब मैम एक चीज आ रही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो एजुकेटेड है और महंगी एजुकेशन लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा करके, जहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट होती हैं, वो बाहर चले जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं। मैंने पहले बात करने का प्रयास करा है लोगों से इस पर एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं लोग रीजन। इसके पीछे ऐसा बताते हैं कि भाई पैसा वहाँ ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई हमारे देश का माइंडसेट बच्चे के अंदर होना चाहिए कि मैंने अपने देश को ग्रोथ करानी है? आप क्या इस पर राय रखती हैं?
देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चे हाईली एजुकेटेड जो हो जाते हैं और वो फिर सही बात है कि वहाँ ग्रोथ ज़्यादा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि जिस को हम चुनते हैं प्रतिनिधि के रूप में, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये कमियां देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, जो स्किल उसने ली है, अगर वो स्किल हमारे ही देश में हम यूज़ कर लें तो वो हमारे देश के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। जो डॉक्टर्स हमारे देश से निकलकर वहाँ सेवा कर रहे हैं, जो आईआईटियंस यहाँ से निकलकर वहाँ जाकर सेवा कर रहे हैं, वो यहाँ पर हम उनको वो चीज़ें दें, वो फैसिलिटीज़ दें, वो ग्रोथ करने के लिए वो एनवायरनमेंट दें, वो एक्सपोजर दें, तो वो चीज़ें इंडिया में हो सकती हैं, इंडिया डेवलप हो सकता है उस चीज़ से। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, वो स्किल हम अपने देश में यूज़ नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये चीज़ देखिए, जो भी सरकारें आती हैं ये उनको सोचना पड़ेगा कि वो निवेश के लिए वो चीज़ें कंपनीज लेकर आए, वो यहाँ पर वो एनवायरनमेंट उन बच्चों को दें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दें कि वो बच्चे अपने जो एनर्जी है, अपना जो हुनर है उसको यहाँ लगा सकें। तो इस चीज़ में मैं भी मानती हूँ कि देखिए, कोई भी इंसान है प्रॉफिट मेकिंग, जो मैन इज लाइक इकोनॉमिक, ठीक है, वो अब ग्रो करना चाहता है फाइनेंशियली, उसको अगर कहीं पर ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसको, तो वो उस तरफ जाएगा। तो ये चीज़ देखिए, वो जो देश हैं वो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो वहाँ पर लोग जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। इवन जॉब सिक्योरिटी नहीं है फिर भी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है हमारे। 50-50 लाख रुपए लगा के जा रहे हैं मैडम। बिल्कुल, और वहां जाके बर्गर सप्लाई कर रहे हैं, इलीगल तरीकों से जा रहे हैं। जो ये डंकी वगैरह का जो माध्यम है, मैंने पहले भी कहा है कि इस माध्यम से देखिए आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने परिवार का कर रहे हैं, क्योंकि आपके वापस आने के चांसेस क्या होंगे। आप सरकार को भी नहीं बोल पाएंगे कि भाई अगर फंस जाते हैं तो हमें वापस लाया जाए। आप गए ही गलत ढंग से हैं, आप एक प्रोसेस के थ्रू गए ही नहीं हैं, तो वो माध्यम मैं सबसे गलत मानती हूँ। और इसमें मैं बोलना भी चाहूंगी कि देखिए, अगर आप बाहर जाना भी चाह रही हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल जाइए, ताकि अगर कोई मुसीबत आप पे आती है तो आपके देश में आपकी जो वापसी है वो आसान हो सके। परिवार भी इस चीज़ को देखिए, अगर आप ज़मीन बेच कर अपने बच्चों को बाहर भेज रही हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। वो ज़मीन आपकी है, आप उससे कमाइए। आप वहाँ पर जाकर ऐसा क्या ग्रो कर पाएंगे जब आपने उतनी एजुकेशन नहीं ली है, आप वहाँ जाकर वैसा काम भी नहीं कर रहे हैं इतना बढ़िया वाला। तो इससे अच्छा तो आप अपने ही देश में रहें, अपने देश में कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ भी स्टार्टअप करें, जिससे आप अपने देश में रह पाएँ, अपनों के बीच रह पाएँ। अपने आपका परिवार इंतज़ार करता रह जाता है, और आप वो पैसा भी चला जाता है, वो ज़मीन भी चली जाती है, और कई बार तो इवन वो बच्चा ही चला जाता है, अपनी लाइफ से हाथ धो बैठता है। तो इस चीज़ को, जो क्रेज़ है बच्चों का बाहर जाने का, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एजुकेशन के लिए भी बाहर जाने लगे हैं, जबकि हमारे यहाँ भी JNU DU जो है, IITs जो हैं, बहुत अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर रोक सरकारों को ही लगानी होगी। रोक तो नहीं लगा सकते हम उनको वो चीज़ दे सकते हैं यहीं पर कि वो बच्चे वहाँ अट्रैक्ट ही ना हो उस तरफ, यहीं पर रहकर वो सारी चीज़ें ले सकें। जी दोस्तों, इसका एक उदाहरण है, हमारे यहाँ पर चाइनीज मोबाइल आए थे किसी टाइम पे, मैम आपने देखे होंगे, स्टिक से चला करते थे, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। इस तरह के वो चाइनीज फोन आए थे, वहां की गवर्नमेंट ने अलाउ किया मैम, और वहां मैन्युफैक्चरिंग हुई बड़ी बहुत तगड़े लेवल पे। तो हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं उस तरह की छोटी फर्म्स के लिए, कंपनीज के लिए जो है बाउंडेशंस हैं, शायद फाउंडेशंस हैं, एक ये कारण है कि बाहर मूव ऑन करता है बिल्कुल बच्चा। बिल्कुल, यही वही मैं चीज़ कह रही हूँ कि अगर इंडिया अपनी पॉलिसीज जो है इस तरह की बनाए कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दे चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने लग जाएं कंपनीज, तो यहीं पर रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे आपने गुड़गांव में देखा होगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई तो कितने जो है लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला है। बिल्कुल, तो ये चीज करनी पड़ेगी, ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं। हर देश को डेवलप किया जा सकता है, बशर्ते कि जो पॉलिसीज हैं वो बनाई जाएं ऐसी। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ डिपेंड करती है पॉलिटिकल सिस्टम पर, डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, डिपेंड करता है। सारी चीज़ें ये जो है एक साथ जुड़ी हुई हैं, कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, सब कुछ आपस में लिंक्ड है। अगर सारी जो चीज़ें हैं, एक भी अगर गड़बड़ होगी तो सारे कहीं अव्यवस्था फैल जाती है। तो यही चीज़ अब इस टाइम पर इंडिया में बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। आप खुद देख रहे हैं, आप खुद पढ़ रहे होंगे इन चीज़ों के बारे में कि हरियाणा में जो बेरोजगारी है वो
नंबर 1 पे पहुंच गया है हरियाणा बेरोजगारी में, जबकि एक समृद्ध प्रदेश है, ऐसा गरीब भी नहीं है। यहाँ पर संसाधनों की भी कमी नहीं है, लोगों के पास ज़मीन है, एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता है, इंडस्ट्री सेट की जा सकती हैं। मतलब यूं है कि एक समृद्ध प्रदेश के बच्चे अगर बेरोजगार रह गए हैं तो ये कहीं ना कहीं फेलियर है पूरे सिस्टम का, कि उनको रोजगार नहीं दे पा रही है, जो सिस्टम है उनको रोजगार प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। और सबसे ज़्यादा क्रेज भी हरियाणा के ही लोगों में अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि पंजाब में तो बहुत ज़्यादा हो चुका, वो कहीं ना कहीं सैचुरेशन पे आ चुके हैं। अब हरियाणा में वो चीज़ बढ़ गई है। अब हरियाणा के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा पढ़ा और अपने बाहर की तरफ बाहर जाना है, कहीं ना कहीं वो क्लीन एनवायरनमेंट भी उनको अट्रैक्ट करता है, वो चकाचौंध अट्रैक्ट करती है। ये आपने माइग्रेशन का वो पढ़ा होगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। लोग माइग्रेट करते थे अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के लिए, अच्छे रोजगार के लिए। तो वो सुविधा जब उनको अर्बन एरियाज में दिखती थी, वो रूरल को छोड़ के अर्बन को माइग्रेट करते थे। अब यही चीज़ हो गई, अब अर्बन से लोग फॉरेन में माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सुविधाएं उन्हें वहां पर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। जी, तो दोस्तों बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा है, नॉलेजपूर्ण जो है ये अपना सेशन रहा है, सीखा बहुत कुछ जा सकता है। और दोस्तों सबसे पहले जो होता है, मैं हमेशा बोलता हूं, चैरिटी बिगिंस एट होम। खुद बदलो, जग बदलेगा। आप अपनी सोच बदलेंगे तो सब कुछ बदलता हुआ आपको नजर आएगा। अपने देश में रहिए, देश के लिए कुछ कीजिए, यहीं पर अपना बिजनेस सेटअप कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, पर यहीं कीजिए। बाहर भी जाते हैं तो जैसा मैम ने कहा कि वेल फर्निश्ड होकर अपने आप को इतना काबिल बना करके जाइए कि कोई आंच ना आने पाए। दोस्तों जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया करता हूं। मैम आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।